अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नैब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, आज़ाद इदारा है। हुकूमत मुसलसल ऑपोजिशन को ये बात बता रही थी, लेकिन ऑपोजिशन भी कहाँ मानने वाली थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलीम खान की गिरफ्तारी ने ये बात साबित कर दी है कि तब्दीली आ गई है और नैब पर कोई दबाव नहीं है। कप्तान के अहम खिलाड़ी की गिरफ्तारी ने सियासी मैदान में नई बहस छेड़ दी है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर शोर शराबा नहीं बल्कि कानूनी जंग लड़ना चाहती है। एक अच्छा फैसला है नैब के किरदार और तरीक़ेकार पर आवाज़ उठाने वाली अपोजिशन अरकान की। अब पोजीशन क्या होगी, इस पर प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करूंगी और बूझूंगी एनआरओ की वो पहेली कि आखिर कौन मांग रहा है और किससे राब्ते हो रहे हैं। खबरें तो सामने आ जाती हैं बल्कि आ रही हैं, लेकिन किरदार अब तक पोशीदा हैं। हुकूमत का कहना है रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा, वैसे रिलीफ किसी को मिल भी नहीं रहा है। माशी बहरान के बाइस हुकूमत के सख्त फैसले अवाम पर भारी पड़ रहे हैं। महंगाई के तूफान ने अवाम को परेशान किया हुआ है। इन तमाम इशूज़ पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती है। ऑफशोर कंपनियां आमदन से जायद असासे और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। नैब लाहौर में पेशी पर आए पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान गिरफ्तार। नैब हवालात मुंतकिल। अलीम खान तफ्तीशी टीम को इत्मीनान बख्श रिवायात दे न सके, ना ही मनी ट्रेल फराहम कर सके। रिमांड कल के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट का गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। नैब अपना आइन और कानून के मुताबिक जो भी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, इस गिरफ्तारी के हवाले से रिमांड बाकायदा कंटेस्ट किया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। नैब ने जब बुलाया पेश होता रहा। नैब को तमाम दस्तावेजात मुहैया कर चुका हूँ। नैब किसके लिए गिरफ्तार कर रहा है? अलीम खान का तफ्तीशी अफसर से सवाल। आपके फराहम करदा दस्तावेजात मैच नहीं कर रहे, तफ्तीशी अफसर का जवाब। अलीम खान ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तारी की खबर बनीगाला सेक्रेटेरिएट में मिली। वजीर आजम की अलीम खान को कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। शेख रशीद बोले, अलीम खान की गिरफ्तारी से जाहिर हुआ इंसाफ सबके लिए। मेरा ख्याल है दोनों तरफ जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाती है। पॉजिटिव ये जाती है कि इंसाफ सबके लिए है और नेगेटिव ये जाती है कि हमारे एक मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ ये फैसला हुआ है। तो दोनों तरफ आप इसको देखें। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आला और गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इजलास। अलीम खान की खिदमत को सराहा। मुस्ताफी होने के फैसले की तारीफ। मामले पर बयानबाजी और सियासत न करने का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं, कौम यकीन रखे सब कुछ मेरिट पर होगा। इमरान खान उस्मान बुज़दार इंसाफ और कानून के मुनाफी काम नहीं करेंगे। तमाम काम मेरिट पे होंगे। जो इमरान खान साहब ने 22 साल से आपके साथ एक वादा किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ कानून, इंसाफ और मेरिट के साथ होगी। किसी को गिरफ्तार करने या ना करने का जो फैसला है, उसकी कानून में जो इस वक्त प्रोविजन है, उस प्रोविजन को मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। केस का तो पता नहीं, लेकिन नैब की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। अलीम खान की गिरफ्तारी पर राना सनाउल्लाह भी सरप्राइज। दलाल चौधरी ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। पहले भी अलीम खान को नोटिस आया कि कहीं वो इनके जो वजीर आला ना बन जाए। अब फिर वजीर आला बनने की बात आई तो पता चला है कि फिर कार्रवाई हुई है। अगर करनी है तो सबसे पहले सबसे पुराने मुल्जम स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करना चाहिए। नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इलाज सर्विसेज अस्पताल में जारी रखने का फैसला। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं, PIC के डॉक्टर नवाज शरीफ का मुआयना करते रहेंगे। मजीद कोई फैसला डॉक्टर्स की मुशावरत से होगा। शरीफ खानदान को इख्तियार नहीं कि वो फैसला करे। मामले पर सियासत न चमकाई जाए। नवाज शरीफ दिल और शरियानों के मरज में मुब्तला है। ऐसे अस्पताल में रखा जाए जहां 24 घंटे अच्छी सहूलतें हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां साहब की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त में ख्वाजा हारिस की सदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जानना चाहते हैं मेडिकल बोर्ड क्यों बना। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। नैब को भी आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म।
कौन को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा है, बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। विकास कोई पैकेज और कोई डील प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। मैं इमरान खान की कमर नहीं लगने दूंगा, मैं कौम को सच्ची बात बताऊंगा। डील नहीं, अब तो पैकेज की बात हो रही है। हसन, हुसैन, मरियम और इसहाक डार भी शामिल हैं। शेख रशीद ने नया दावा कर दिया, कोई ढील या डील वजीर आजम की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। 8 फरवरी को कौम के सामने ताज़ा तरीन हकाइक लाने का ऐलान। कैंसर में मुब्तला हूँ, मलिक रियाज ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से 12 हफ्तों का इल्तिवा मांग लिया। वकील के जरिए जमा कराई गई दरखास्त में कहा, लंदन में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की तजवीज़ दी है। ऑपरेशन के बाद सेहतियाबी के लिए 8 हफ्ते दरकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीक लब्बैक और उसके हामियों को मामले का जिम्मेदार ठहराया गया। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को सड़कें ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। फैसले में कायदे आजम के 3 फरमान भी दर्ज। कायदे आजम ने कहा कि मुसलमानों को खबरदार करता हूँ, अपने गुस्से पर काबू रखें। रद्द अमल से रियासत को खतरात में नहीं डालना चाहते। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी जरूरी है, वरना लाकानूनियत मुल्क की बुनियादें हिला देगी। आपको इल्जाम लगाते हुए 10 साल तक आप हुक्मरान रहे, मैं अपोजिशन में रहा। जब अलीम खान करप्शन कर रहा था, आप उसको बांसुरियां बजा रहे थे। आगे पिटाई के साथ कहते हैं कि अलीम खान ने बड़ी करप्शन की। मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं। अलीम खान को लालते शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक था। अलीम खान के पास क्या इख्तियार था? मुझे बताएं, मेरे खिलाफ किस बात पर इंक्वायरी शुरू? आज आपको क्यों लगता है कि गलत हो रहा है? उस दिन क्यों ठीक लगता था जिस दिन मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई? केसेस भी आपने बनाए एक दूसरे के खिलाफ, कसूरवार भी हम हो गए। 2015 में मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई ना, जब मैं इलेक्शन लड़ा। किसी ने साजिश किया, जिसने भी किया अल्लाह उसको खुश रखे। मेरा काम उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। जनाब, मानना पड़ेगा तब्दीली आ गई है। पीटीआई अरकान नैब के रडार पर तो थे, लेकिन अब गिरफ्तार भी होने लगे हैं। शायद हुकूमत के मुखालिफिन अब मान ले कि तब्दीली आ गई है। नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। ऑफशोर कंपनी और आमदन से ज़ायद असासों के केस में अब्दुल अलीम खान को लाहौर ऑफिस तलब किया गया था। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अलीम खान से हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पूछा गया, लेकिन वो तफ्तीशी टीम को मनी ट्रेल नहीं दे सके। अलीम खान को कल अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। नैब प्रेस रिलीज के मुताबिक अलीम खान ने बतौर मेंबर सूबाई असम्बली इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और इसकी बदौलत पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासे बनाए। 2005 और 2006 में बरतानिया और मुत्तहदा अरब इमारात में भी ऑफशोर कंपनियां कायम की हैं। रिकॉर्ड में मुबैना रद्दोबदल के पेश नज़र मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल अलीम खान के वकील कहते हैं कि तमाम तफसील नैब को दे चुके हैं। लॉयर की बात सुनिए। नैब अपना आइन और कानून के मुताबिक जो भी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, इस गिरफ्तारी के हवाले से रिमांड बाकायदा कंटेस्ट किया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। इस केस में मैं नहीं समझता कि अलीम खान के हवाले से कोई करप्शन या इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने हो। ऑफशोर कंपनी की सारी डिटेल दे दी है। जो एमएलए भेजे थे, एमएलए का कोई जवाब अभी तक नहीं आया। एक एक चीज़, पैसे लेना, वालदा के नाम पे एमनेस्टी बहुत पुरानी डिक्लेयर करना, फॉरेन रेमिटेंस, एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। आईटी टावर के हवाले से भी उन्होंने पूरी छानबीन कर ली और हर डेट पे, पेशी पे पिछले 2 साल से वो पेश होते रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने इस्तीफ़ा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने भी अलीम खान को कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत की है। अलीम खान की गिरफ्तारी पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ यकीनन हैरान कुन है। सुनिए इनकी बात भी। किसी को गिरफ्तार करने या ना करने का जो फैसला है, उसकी कानून में जो इस वक्त प्रोविजन है, उस प्रोविजन को मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। तो जनाब, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नैब की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, जबकि वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोई की है कि मार्च से पहले मजीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इंसाफ सबके लिए एक है। शेख रशीद, मेरा ख्याल है दोनों तरफ जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाती है।
पॉजिटिव ये जाती है कि इंसाफ सबके लिए है, और नेगेटिव ये जाती है कि हमारे एक मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ ये फैसला हुआ है। तो दोनों तरफ आप इसको देखें। जहांगीर तरीन, आजम स्वाति, उनके बाद कप्तान की टीम का एक और खिलाड़ी मुश्किल में है। इस गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल क्या रुख इख्तियार करेगा, और क्या अलीम खान की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले मुखालिफिन अब भी नैब पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाएंगे? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। PTI से रहनुमा एजाज चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, नैब इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान के इशारों पर चलती है। अब ऑपोजिशन क्या कहेगी? किसके इशारों पर अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है? आसिफ अली जरदारी साहब के या फिर नवाज शरीफ साहब के? देखिए, मैं जो पहले मेरा मौक़िफ़ था, अपोजिशन के लोग जब गिरफ़्तार हो रहे थे, तो आज भी मेरा अलीम खान की गिरफ़्तारी पर भी वही मौक़िफ़ है। ये मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी, सियासी और इंतकामी गिरफ़्तारी है। वो किस तरह, आप ये देखें कि जब 2018 के इंतखाबात हो गए तो उसके बाद अलीम खान PTI की तरफ से फेवरेट चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। उस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नैब की तरफ से आई और इनको नोटिस हुआ और इनको तलब कर लिया गया और ये उस रेस से बाहर हो गए। आज भी जो कुछ हो रहा है, आप ये देखें कि बुज़दार साहब के हवाले से जो एक अवामी प्रेशर बढ़ रहा है, जो एक इंतज़ामी प्रेशर बढ़ रहा है कि ये नाहल टोला है सारा, उसमें आप ये देखें कि आज अलीम, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जब आए लाहौर में पिछले संडे, तो उसमें बहुत सी शिकायत जहाँ की गई, वहाँ एक शिकायत बुज़दार साहब की तरफ से ये भी थी कि एक पैरेलल पंजाब हुकूमत बनी हुई है। और आपको याद होगा नाज, अगर पिछले कोई 2-3 महीने की बात है, उस वक्त भी अलीम खान से 90 शाहरा का ऑफिस जो है खाली करवाने की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था, बल्कि हकायक भी यही हैं कि अलीम खान ने 10-12 के करीब कैबिनेट के मेंबर भी अपने करीबी साथियों को बनवाया हुआ है। ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और इमरान खान साहब को जब ये कहा गया संडे के दिन कि जनाब इनके होते हुए हम कोई परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, या इनको गो एड दे दिया जाए या इन्हें कम से कम एक हदूद में लाया जाए। तो ये जो मैंने बात की है कि ये इंतज़ामी, सियासी और इंतकामी जो है वो एक स्टेप लिया गया है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हुई है तो वो जो ऑपोजिशन का पहले इल्जाम था वही इल्जाम अभी भी बरकरार है कि वो इमरान खान साहब के इशारों पर ही हुई है। अब एजाज चौधरी साहब बात सुनिए, आपने कमेंट कीजिएगा सर। नाज जी सर, मैं आती हूँ आपकी तरफ, एजाज साहब का भी कमेंट ले लूँ सर, फिर आपकी तरफ आती हूँ जी। बहुत शुक्रिया किरण। गुजारिश ये है कि जो नून लीग का ज़हनी फतूर है उसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अब्दुल अलीम खान साहब मेरे 10-15 साल से साथी रहे हैं और उन्होंने PTI के अंदर बहुत मेहनत की है, बहुत खिदमात हैं उनकी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। और अगर किसी के ऊपर यानी अदारों ने कोई मुकदमा कायम किया है तो अलीम खान वो शख्स हैं कि जो हर पेशी के ऊपर जाते रहे, अपनी वजाहत पेश करते रहे और उन्होंने कभी वी का निशान नहीं बनाया था जैसे कश्मीर फतह करके आ रहे हों। आज नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। नून लीग के लोगों तो घसीट के भी निकालते थे तो ये नहीं निकलते थे। इनकी सारी सियासत ये है कि अपने करप्ट लीडरों की हिफाजत के लिए इन्होंने साजिशों के जाल दूसरों के लिए भी बताने शुरू कर दिए हैं। जो कुछ इनकी अपनी हुकूमत की अंदरूनी कहानी होती है वो यहाँ पर बयान की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि हम तो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथियों में से यानी बाबर अवान साहब हैं, आजम खान स्वाति साहब हैं, वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं अपनी जिम्मेदारी से। अलीम खान ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, गिरफ्तारी भी दे दी और कोई शोर भी नहीं मचाया और ना PTI शोर मचा रही है। हम तो कह रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हम भी समझते हैं कि नैब जो है वो इस तरह इनको VIP प्रोटोकॉल दे के तो आम आदमी
और इसके अंदर फ़र्क ही इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। कुछ के लिए शामी कबाब और समोसे हैं और जिस अस्पताल में वो जाना चाहें और जहाँ जाना चाहें वो जाते हैं। एक ये है कि वो सूटेड बूटेड हो गए, असम्बली के इजलास के अंदर आए हुए होते हैं। ये तमाशा बनाया हुआ है ना जी नैब ने भी। हम तो ये समझते हैं कि जो लोग हार्डन्ड क्रिमिनल हैं और कंडेम्ड प्रिजनर हैं उनको ये प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर अदारे आज़ाद हैं, वो अपना काम यानी कर रहे हैं वो चाहे और अदालतें आज़ाद हैं, वो अपनी काम कर रहे हैं। चाहे आम हो, इंसाफ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जावेद साहब, आपने कहा कि ये भी इमरान खान साहब के इशारों पर ही हो रहा है, तो सर इससे पहले पिछली हुकूमतों में आपको नहीं लगता कि आपकी हुकूमतों को भी यही कर लेना चाहिए था? क्योंकि आप देखें ना, बहुत सारे वज़रा पर इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन एक जो कभी इस्तीफ़ा आया हो, शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात लगते रहे, राना सनाउल्लाह साहब पर इल्ज़ामात लगते रहे, कभी भी किसी का इस्तीफ़ा तो नहीं आया। और अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो क्या आपकी तरफ से भी लीडर्स को इसी तरह नहीं करना चाहिए था? अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान के इशारों पर ये गिरफ्तारी हो रही है तो किरण कुछ खौफ खुदा करें। आप ये देखें जो मैं कह रहा हूँ कि क्या अलीम खान ने खुद से इस्तीफ़ा दिया है? खुद गिरफ्तारी देने गए थे भाई, वो नैब में पेश होने गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्होंने मेरा मौक़िफ़ जो, मेरी बात तो सुन लेना, बात सुन लें। मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन के दीगर लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, जो मेरा मौक़िफ़ उस वक्त था, मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इनके खिलाफ क्या कोई रेफरेंस दायर कर दिया गया था? मेरा कहना यह है कि क्या कोई नए शवाहद मिल गए थे जो 2-3 दिन 4 दिन पहले हम कौम को सामने आ गए, या नैब ने ये आइडेंटिफाई किया हो कि ये 3-4 नए सबूत आ गए, लिहाजा इनको गिरफ्तार करना लाजम है? क्या ये नैब की इंक्वायरी में पेश नहीं होते आए साल से? तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि ये इंतकामी कार्रवाई और ये काला कानून है जो जब चाहे, और देखें जो आप सवाल कर रही हैं कि इससे पहले आपने ये क्यों ना स्टेप लिया, मैं ये कहूँगा कि हम ये समझते थे और समझते रहे कि कोई अदारा हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज़ादाना तौर पर तमाम अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। आज जो 6 माह की जो हुकूमत है, सर, मैं इसमें ये चीजें सामने आई हैं। जो इल्जामात लगते रहे और उस पर फिर आपकी हुकूमत में से तो कभी भी नहीं देखा गया कि किसी वजीर ने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद कानूनी जंग का रास्ता इख्तियार किया हो। और भाई किस बात पे इस्तीफा देते, किस बात पे इन्होंने इस्तीफा दिया, ये देख बताएं तो सही ना। मुझे ये बताएं कि आजम सवाती ने क्या करप्शन की वजह से इस्तीफा दिया? वो तो इस्तीफा इसलिए दिया कि उनके फार्म में जो गरीब आदमी की एक गाय घुस गई और उस पर जो उन्होंने रेक्ट किया, जिस तरह आईजी बदला और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी तरह जो बाबर अवान साहब का इस्तीफा है, तो रेफरेंस दायर होने के बाद उनसे इस्तीफा उन्होंने दिया। आज जो अलीम खान की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद वो इस्तीफा, भाई बात मुझे वो बताएं, क्या परवेज लाई ने इस्तीफा दे दिया? क्या जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दे दिया? क्या परवेज खटक ने इस्तीफा दे दिया? क्या मुझे ये बताएं कि ज़ुबैदा जलाल ने इस्तीफा दे दिया? इन जैसे बेशुमार लोग जो हैं, क्या उन्होंने इस्तीफे दे दिए? और अगर जो क्राइटेरिया आज अलीम खान के लिए तय किया गया है, जिस पर ये कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा, मुनसिफाना एहतसाब होगा, तो फिर मुझे ये कहने की भी इजाज़त देना किरण कि मुझे 70% कैबिनेट के लोग जो हैं इनके, वो पंजाब के हों या वफाक के हों, सारे के सारे इन्हीं इल्जामात के अंडर हैं। तो अलीमा खान अकेले को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? अलीमा खान को क्यों नहीं फिर गिरफ्तार किया जाता? फिर इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? अजीब बात है कि जिसको आपने रास्ते से हटाना होता है उसको गिरफ्तार कर लिया और जिनकी अब जरूरत है उनको साथ मिलाया हुआ है। अच्छा एजाज चौधरी साहब, रास्ते से हटाने के लिए अलीम खान साहब से इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने इस्तीफा खुद दिया है कानूनी रास्ते अख्तियार करने के लिए? असल में अगर अकल के पीछे लठ लेके दौड़ें तो फिर तो जाहिर है कोई चाराकार नहीं है, वरना सादा सी बात यह है, इस्तीफ़ा इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी हैसियत से जो तफ्तीश या इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया गया है उसको इन्फ्लुएंस ना कर सकें। ये है बुनियाद इस्तीफ़ा देने की। यानी अगर इस्तीफ़ा दिया बाबर अवान साहब ने तो इसलिए दिया कि वो असरअंदाज ना हो सकें।
अगर इस्तीफ़ा दिया आज़म खान सवाती ने तो इसलिए दिया कि अगर कोई वाक़या हुआ है तो इंसाफ के तकाजे हों, और अगर जी मैं सुन रही हूं दिया तो इसलिए दिया कि वो हुकूमत के ओहदेदार ना रहे और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज ना हो। यानी तहरीक इंसाफ का बिल्कुल पैमाना और मयार ही मुख्तलिफ है। इसलिए इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि लोग क्यों इस्तीफा देते हैं, क्योंकि ये तो इक्तदार के साथ चिमटे रहते हैं। जब तक इनकी टांगे बाजू खींचकर उतारा ना जाए ये बिल्कुल उससे नहीं उतरते, बल्कि ये जेल भी चले जाएं तो भी बाहर निकलने की भागने की कोशिश करते हैं। जो ऑपोजिशन समझ रही है उस पर बात कर लेते हैं ना ऑपोजिशन से। जावेद साहब, किसके रास्ते में आ रहे थे अलीम खान साहब? मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है, एक तो ये पीटीआई के जो अहबाब हैं ना, इनको जो अल्फाज का चुनाव करते हैं, जो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, किसी तौर पर भी किरण अगर मुझे गेस्ट का पता होता तो यकीनन मैं हाज़िर ना होता आपकी खिदमत में। मगर मुझे अफसोस है कि कोई लोग जो हैं वो अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करते अल्फाज का चुनाव करते वक्त। मगर मैं ये कहूँगा कि जो आप बात कर रही हैं कि रास्ते की रुकावट किसकी थे, नंबर 1 एक तो रुकावट थे वो उस्मान बुज़दार साहब के सामने, जो इमरान खान साहब ने उनको हटाना ज़रूरी समझा। दूसरी वो रुकावट आ रहे थे जो चौधरी बरादरान ख़ुद को समझते हैं कि हम बुज़दार का मुतबादिल हैं, उनके रास्ते की भी वो रुकावट थे। और पीटीआई के अंदर जो एक ग्रुप है, तकड़ा ग्रुप जो है, वो इनकी मुखालफत करता था। कता कलामी की माजरत चाहती हूँ जावेद साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप ही लोग नहीं कहा करते थे कि एटीएम है इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, अब अचानक से उस्मान बुज़दार के लिए रास्ते से हटाने के लिए अलीम खान को चुना गया? सर जरा से भी क्लियर कीजिएगा। मैं उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का माजी गवाह है कि उन्होंने कभी दोस्तों से वफा नहीं की, इस्तेमाल करने के बाद फिर वो उनके लिए दर्द सर बन जाया करते हैं। और जो अगर इमरान खान उनके दोस्त होते, जो दावेदार थे अलीम खान, या जितने बड़े इन्वेस्टर थे अलीम खान, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की माजी में, बल्कि आप जो बात कर रही हैं किन्हर, होना तो ये चाहिए था कि अलीम खान को पकड़ने की बजाय इमरान खान को पकड़ा जाता कि भाई आपने अलीम खान का अरबों रुपया किस वजह से, जो उन पर इल्ज़ामात हैं, किस वजह से अपने लिए इस्तेमाल किया, अपनी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया, अपने किचन के लिए इस्तेमाल किया, अपनी जमात के लिए इस्तेमाल किया, अपने बनी गाला के लिए इस्तेमाल किया। होना तो ये चाहिए था, मगर यहाँ हिसाब उल्टा है कि अलीम खान को उस वक्त पकड़, देखें टाइमिंग देखें, आप ये देखें जो मैंने पहले भी बात की थी कि 2018 के बाद अचानक नैब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और अलीम खान को नोटिस कर दिया जाता है, और आज फिर उस वक्त जब उस्मान बुज़दार को चेंज करने की बातें हो रही है, एक अवामी प्रेशर बढ़ रहा है, उस वक्त फिर ये एक फेवरेट पीटीआई की तरफ से एक कैंडिडेट थे जिनको रास्ते की रुकावट समझते हुए इमरान खान ने दूर कर दिया। जी एजाज चौधरी साहब जवाब दीजिएगा। सर मैं कुछ अर्ज कर जी, मैं इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग ने आज तक जितने लोगों को ओहदों से हटाया है और जेल पहुंचाया है, असल में ये भी किसी के रास्ते की रुकावट थे, तो इन्होंने तो उनको हटा भी दिया और जेल भी पहुंचा दिया। भला क्यों? सारे मुकदमात इनके अपने वक्त के बने हुए हैं, यानी ये तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए, जिसमें यानी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में दुनिया के झूठे और बददयानत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी इनके अपने दौर का बना हुआ है, जिसमें सजा याफ्ता हैं, कंडेम्ड प्रिजनर जो इस वक्त सैर करते फिर रहे हैं लाहौर शहर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की, कंडेम्ड प्रिजनर, उनको इसलिए आगे से हटाया कि किसी और की को जगह लेनी थी। ये असल में ये कहना चाह रहे हैं। जावेद लतीफ साहब से सर मैं पूछ लेती हूं, जावेद लतीफ साहब, सर मैं आ रही हूं आपकी तरफ। सर परवेज रशीद साहब क्या नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट थे? सर जावेद लतीफ साहब देखें, मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ऐसे बंदों का मैं क्या जवाब दूँ, ना मैं देना चाहता हूँ, मगर हकायक जो थे अलीम खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो आपने पूछा वो मैंने अर्ज किया, और मैंने जो कहा है मैं एक बतौर सियासी कारकुन के जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ। जावेद लतीफ साहब, बात मैं ये कहूँगा, अलीम खान को मुस्ताफी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? देखें, अगर तो अलीम खान पहले मुस्ताफ़ी होते
तो फिर आज क्रेडिट दिया जाना चाहिए था पीटीआई के लोगों को, ये नया पाकिस्तान बन गया है। और आज भी अगर ये एग्जाम्पल देते हैं अलीम खां की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं भी कम से कम इनके लिया उन्होंने। जावेद साहब जी, नैब को क्रेडिट जाता है, एक वजीर को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। नहीं, नैब को क्रेडिट नहीं जाता। अगर नैब को क्रेडिट जाता तो ये आज से 6 माह पहले क्या नैब सोई हुई थी? मुझे ये बताएं कि अगर नैब को ही क्रेडिट जाना था तो फिर आजम सवाती, फिर जहांगीर तरीन, फिर मुझे परवेज खटक, फिर चौधरी परवेज लाई का तो केस इससे भी ज्यादा पुराना है। अगर गिरफ्तार किया जाता, आप एहतसाब के तकाजे पूरे किए जाते, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते, किसी इदारे को क्रेडिबल समझा जाता, तो फिर मैं ये समझता कि 70% जो आज जुबैदा जलाल से लेकर अलीमा खां और इमरान खां तक जो केसेस हैं, और ये एक बात जब बार बार की जाती है कि जनाब ये देखें हमने इस्तीफा दे के बड़ा अच्छा इकदाम किया है, तो फिर इमरान खां आज सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, उन पर भी यही इल्जाम है वो इस्तीफा दे के वही पोजीशन है जो बिल्कुल जो अब से कुछ दिनों पहले तक की उसी तरह से इल्जाम, वही हुकूमत पर वही इल्जाम, वही नैब पर उसी तरह से इल्जाम, जबकि 2 बातें मैं करना चाहता हूं। जी सर, ब्रेक का वक्त हो गया, कर दीजिए, आप कंप्लीट कर लें एजाज साहब, आप कंप्लीट कर लें। देखिए मैं पहली बात आपसे अर्ज करूं, अगर अलीम खान गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देते हैं तो इनके ख्याल में ये कोई काम नहीं है, और अगर बाबर अवान साहब और आजम खान सवाती साहब गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देते हैं तो भी इनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है, इसलिए कि इनके यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं है। ये यानी सवाए इसके कि अपने क्रिमिनल लीडर्स की प्रोटेक्शन करें, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं, इसलिए नहीं ये बात ही समझ में नहीं आ सकती। हाई मॉरल ग्राउंड होती क्या है? वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, साथ रहने का। ब्रेक लीजिए। एनआरओ दे दे। सारे ये एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ कोई एनआरओ नहीं होगा। किसने कहा है कि एनआरओ इनसे मांग कौन रहा है? एनआरओ एक और एनआरओ, ये हुकूमत को एनआरओ को रद्द करेंगे। ये एनआरओ और पाक के एनआरओ में बहुत बड़ा फर्क है। ना हमें एनआरओ की जरूरत है, एनआरओ की जरूरत भी होनी चाहिए। हमें कोई नया एनआरओ मंजूर नहीं है। एनआरओ क्यों मांग? एनआरओ नहीं मिलना। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एनआरओ यानी कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस, ये वो लफ्ज़ हैं जिनका जिक्र सियासतदान मुसलसल कर रहे हैं और उनकी वजह से हमें भी मुसलसल करना पड़ता है। तब्दीली सरकार ने इक़्तिदार में आते ही कह दिया था कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नहीं इस बात को कई बार दोहराया है, याद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह हम इनको एनआरओ दे दें। आप सब कान खोल के सुन लें, आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार। आपने असेंबलियों में करना है, जो भी खुल के करें, जो मर्जी आपने करना है आप कर लें। कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना। हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से बारहा यही कहा जा रहा है कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। इन हालात में ऑपोजिशन भी हुकूमत से सवाल कर रही है कि नाम तो बताएं, आखिर एनआरओ मांग कौन रहा है? सुनिए। लीडर हाउस से तो पूछे किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा। मैं एनआरओ के ऊपर लानत भेजता हूँ। वो साबित करते हैं सच्ची गवाही के साथ। मैं हमेशा की सियासत छोड़ दूंगा बिल्कुल। ऑनरेबल म्युनिसिपल कमीशन अच्छी तरह तैयारी करने, किसी हाउस में मुनाजरा करने, मेरी ये बातें दुरुस्त साबित हों कि ये सस्ते तरीन मंसूबे लगे हैं। अगर मेरी बात गलत निकले तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स फॉर ऑल टाइम टू कम। एनआरओ की कहानी नई नहीं है, पुरानी है। सियासत में पहले भी एनआरओ की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस बार एनआरओ कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इसमें कुछ किरदार नामालूम है।
पीटीआई के वज़रा तो अक्सर मुस्लिम लीग नून पर एनआरओ मांगने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। सुनिए ज़रा शेख साहब ने क्या कहा इस बारे में। मैं इमरान खान की कमर नहीं लगने दूंगा, मैं कौम को सच्ची बात बताऊंगा। 8 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा है, बंदे का पैकेज है या पूरे खानदान का पैकेज है या नहीं है। बिकॉज कोई पैकेज और कोई डील प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। साद रफीक साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर दें, मुझे कोई इतराज नहीं। ख्वाजा साद रफीक साहब को भी और सनाउल्लाह को दोनों के मेंबर बनाएं जी, मुझे क्या इतराज है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम डाला है। लोगों को रूल एंड प्रोसीजर पढ़ने चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए। शेख रशीद कहते हैं कि बात डील या ढील से आगे निकल गई है, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। शेख साहब कहते हैं 8 तारीख को हकाइक बताएंगे। सियासी हालात रोज करवट बदल रहे हैं और तो और नवाज शरीफ की बीमारी को भी सियासी इशू बनाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ के दिल का इलाज करवाने की सिफारिश की गई है, जिसके बाद नवाज शरीफ को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ इसरार करते रहे कि उन्हें कोट लखपत जेल भेज दिया जाए। मुल्क में एनआरओ की गूंज और नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक मामलात पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब और एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैनल के साथ ही मौजूद है। एजाज चौधरी साहब, वज़रा मुसलसल एनआरओ का जिक्र कर रहे हैं। शेख रशीद साहब 2 कदम आगे बढ़ गए, कह रहे हैं कि अब तो पूरे पैकेज की बात हो रही है। कौन से पैकेज की बात हो रही है सर, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जिस तरह 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि कान खोल कर सुन लें, हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान कोई एनआरओ नहीं कर रहे और ना कोई एनआरओ होगा। यहाँ पर एक हम माजी में एक तसलसल देखते आए हैं कि जो चोरी करते पकड़े जाते हैं, नैब उनके साथ कोई प्ली बारगेन करती है। अगर तो यानी इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं तब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, वरना तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान के होते हुए कोई एनआरओ नहीं होगा। इसका जिक्र क्यों बार बार होता है, वो असल सवाल है। इसका जिक्र इसलिए बार बार होता है कि ये जो शरीफ एंड कंपनी है, ये लोग मुशर्रफ के साथ एक मुआहदा करके, माफ़ी मांग के, माफ़ीनामा लिख कर यहाँ पर सरेंडर करके 10 साल के लिए यहाँ से गए थे। चुनाचे लोग ये समझते हैं कि कोई पता नहीं कौन सा रास्ता निकल आएगा कि इनके साथ कोई डील या ढील होगी और ये यहाँ से फिर दुम दुबा के भाग जाएंगे। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात दर्ज कर रहा हूँ कि नैब के साथ कोई प्ली बारगेन कर लें तो उसमें भी पहले अपने जुर्म को एडमिट करना पड़ता है। फिर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी कोई एक केस में तो सज़ा हो चुके हुए हैं, उसको कहीं आगे लेकर जाएंगे तो तभी इसका कोई इम्कान पैदा हो सकता है। उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक कतई तौर पे नहीं होगा। एजाज साहब, ये नून लीग एनआरओ के लिए किससे राब्ते कर रही है? इस बारे में कोई मालूमात है? इस बारे में हुकूमती सफ़ों में तो बिल्कुल ही खामोशी है, क्यों? नहीं, मेरे इल्म में मेरी सतह पे कोई मालूमात नहीं है और मैं कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता। सर, मुराद सईद साहब भी कह चुके हैं कि 7 लोगों ने उनसे एनआरओ मांगा, इसी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। शेख रशीद साहब भी आज ये बात कर रहे हैं, इससे पहले फैसल वावडा साहब भी कहते रहे। लेकिन हुकूमती सफ़ों की जानिब से ये तो कहा जाता है कि एनआरओ मांगा जा रहा है। मांग कौन रहा है, राब्ता कौन कर रहा है? ऑपोजिशन भी यही सवाल कर रही है और हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई मांग रहा है तो उसका नाम तो सामने लाया जाए। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं कोई यानी आपसे ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मेरे बराह रास्त इल्म में नहीं है। जिन 3 वज़रा का आपने नाम लिया है, आप बराह रास्त उनसे सवाल कर सकती हैं कि कौन उनसे ये बात करता है। मैं जो कतई तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदालतें, कानून, नैब जो कुछ कानून के मुताबिक करें तो करें, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनके साथ कोई एनआरओ नहीं करेगी, कोई डील या ढील नहीं देगी। अच्छा सर, ये हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है, एनआरओ तलब किया गया है या नहीं तलब किया गया? नहीं, बिल्कुल कोई एनआरओ की बात नहीं चल रही। ठीक है सर। अब सर, नवाज शरीफ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर बैरून मुल्क इलाज की तजवीज़ आई तो क्या इस पर भी अमल होगा? मैं आपसे अर्ज करता हूँ बिल्कुल वाज़े तौर पे, इसको कोई यानी आप बला कमो कास्ट इसको रिकॉर्ड कर लें। जो कुछ मेडिकल बोर्ड कहेगा, जो पाकिस्तान के कवानीन कहेंगे, तहरीक इंसाफ उनके मुताबिक काम करेगी।
सर अगर बैरून मुल्क इलाज की तजवीज़ आती है अगर मेडिकल बोर्ड उन्हें चाहता है कि वो वापस जेल चले जाएं तो वो जेल चले जाएंगे। अगर मेडिकल बोर्ड कहता है कि वो PIC या किसी शेख ज़ायद किसी अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ पे चले जाएं। हमें वो वापस खुद जेल जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन चले जाएं, अगर मेडिकल बोर्ड कहते हैं कि लंदन जाकर इलाज करवाएं तो एजाज चौधरी साहब हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात पर? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एतराज़ होगा। हम ये पूछना चाहेंगे मीडिया के ऊपर बैठ के कि एक गरीब आदमी जो जेल के अंदर 20-20, 30-30 साल सड़ता रहता है, उसको बेशुमार बीमारियां लाहक हो जाती हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके कोई हुकूक नहीं है? क्या वो बहैसियत इंसान के एक जैसे यानी जो जेल मैनुअल है क्या उसके ऊपर जो लागू होता है तो वो इनके ऊपर लागू नहीं होता? इसलिए मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इजाज़त है। जेल के आम कैदी को भी बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाने की इजाज़त है, ये भी कैदी हैं इनको भी जाने की इजाज़त है, और बोर्ड भी बनते हैं कैदियों के लिए, लेकिन मैंने आज तक बैरून मुल्क जाते हुए कोई नहीं देखा। कानून में इसकी कोई तो यहाँ पर अगर बैरून मुल्क की तजवीज़ आती है तो फिर हुकूमत को एतराज़ होगा। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड जो तजवीज़ करेगा उस पर अमल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे चौधरी साहब। हुकूमत के मौक़िफ़ पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस वक्त मईशत का क्या हाल है और आवाम कितना सफ़र कर रहे हैं इस पर बात करेंगे। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी जारी है। वशिया जिनकी कीमतों में मामूली तब्दीली देखी गई थी, फरवरी में उनकी कीमतों को भी पर लग गए हैं। बिजली तो सर्दी के मौसम में भी नायाब रहती है, लेकिन गैस जिसकी कदर सख्त सर्दी में बढ़ जाती है, इस गैस की असल कीमत का आवाम को लग पता गया है। गैस के बिल मिलना शुरू हुए तो आवाम के साथ साथ सियासतदान भी गैस की कीमत पर तबसरे करने लगे हैं। तनकीदी हल्के तो ये बात भी कर रहे हैं कि PTI के सख्त फैसलों का सुनामी हज के अखराजात पर भी असरअंदाज हो गया है। जहाँ एक तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं हुकूमती वज़रा ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कौम से माजरत करते हुए कहा है कि हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा। शेख रशीद साहब की बात सुने। IMF के पास मैंने पहले दिन कहा था, कौम मुझे माफ़ करे, मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। IMF के पास जाना पड़ेगा, माफ़ी करें, माफ़ कर दें मुझे इकोनॉमिस्ट सारे। IMF के पास जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, ABP, फिर सब के दरवाजे खुल जाएंगे। ये इमरान खान की हिम्मत है, उसका और बोझ पड़ेगा 2-3 महीने में लोगों। ये इमरान खान की हिम्मत है जो 2-2 अरब रुपया, 2-2 बिलियन डॉलर, 3-3 बिलियन डॉलर चीन से ले आए। हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा, कौम माफ़ कर दे। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, सूबों की मुशावरत नहीं बल्कि शराकत भी यकीनी बनाएंगे। मज़ीद क्या कहा ये भी सुन लीजिए। मैंने वहाँ पर ऑफ़र किया और तमाम सूबों ने फौरी तौर पर उसको एक्सेप्ट भी किया कि क्योंकि हमारी IMF के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो जो फिस्कल मामलात हैं उसकी डिस्कशन के अंदर हम IMF के साथ मीटिंग के अंदर सूबों को भी साथ बिठाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेशन भी साथ करेंगे, क्योंकि मिलजुल के पूरा नेशनल फिस्कल डेफिसिट बनता है। तो इसलिए उन फैसलों के अंदर उनकी भी पूरी मुशावरत बल्कि शराकत होना जरूरी। महंगाई के तूफान, गैस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और IMF के पास जाने की तैयारी, इन मामलात पर बात करने के लिए माहिर माशियात अशफाक तोला साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अशफाक तोला साहब, माशी बहरान से निकलने के लिए हुकूमती जो सख्त फैसले हैं इसके बारे में बताइएगा, क्या बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली देखिए, फिलवक्त तो बहुत कड़ा वक्त है और जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हालात हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर हम IMF के पास अगर गए
तो मज़ीद इसमें ख़राबी होगी। देखिए IMF का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जहाँ पर आपको सांस लेने की गुंजाइश मिले। IMF के प्रोग्राम में अगर आप गए तो जो एक मोहतात अंदाज़ा है मेरा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में 80 से 90% का इजाफा करना पड़ेगा, आपकी गैस की प्राइस में 80 से 90% का इजाफा करना पड़ेगा, आपका बजट डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाएगा, आपके माली बहरान में बहुत ज़्यादा इसमें वसअत हो जाएगी। आपका जो डॉलर रेट होगा मेरे अंदाजे में 30 जून तक 150 रुपये पर डॉलर, 30 जून 2020 तक ये 159 रुपये और 30 जून 2021 तक आपका जो डॉलर होगा वो 168 रुपये 50 पैसे पे जा सकता है। इसके अलावा आपके कर्ज़ों का हुजूम मेरे ख्याल से 36,000 अरब को क्रॉस कर जाएगा और ये मेरा ख्याल है 6 बिलियन डॉलर के लिए वर्थवाइल नहीं है। अगर कोई और मजबूरी नहीं है हुकूमत की तो मेरा ख्याल है इस हालत में IMF के पास आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर देखिए मेरा तो हमेशा ये बात रही है और मैं इनको जी सर जिस तरह से हुकूमत की जानिब से जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अगर मेरा तो हमेशा ये रहा था और जब भी केयर टेकर हुकूमत में भी जिस किस्म की डॉलर की उन्होंने ज़्यादा इजाफा कर दिया था मैडम ने, मैं हमेशा यही तनकीद करता था कि यही डॉलर 110 रुपये का मैं दे सकता हूँ आपके पास, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको करेंसी को मैनेज करना है और टैक्स रेवेन्यूज़ को मैनेज करना है। मेरा खुद का एक शोबा है टैक्स रिफॉर्म्स का और टैक्स रिफॉर्म कमीशन का मैं मेंबर रहा हूँ। 1 दिहाई के करीब अब होने को आ गया कि मैं टैक्स रिफॉर्म से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स होने की तवक्का बहुत कम होती है। तो असद उमर साहब और उनकी टीम भी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पे जुल्म हो जाएगा मेरा ख्याल है इस तरीके से अगर हम डॉलर की रेट बढ़ाएंगे और ये डिवैल्यूएशन जो होगी वो मदर ऑफ ऑल इल होगी। मेरे ख्याल से उनको ये इक़दाम करने चाहिए कि 110 रुपये का डॉलर पहुंच जाएगा। बहरहाल सर आप IMF की बात कर रहे हैं तो हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ आता रहा कि दोस्त ममालिक से जिस तरह से इमदाद आई है, दोस्त ममालिक जिस तरह ताउन कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद भी IMF के पास जाना पड़ता है तो कुछ अपनी मनवाएंगे कुछ उनकी मानेंगे। इस पोजीशन में हैं हम कि अपनी मनवा सकें? किरण बात पता है क्या, आपके पास 19 अरब डॉलर पाइपलाइन में है। 3 अरब डॉलर आपको सऊदीया से मिले, 3 अरब डॉलर आपको UAE से मिले, 2 अरब डॉलर आपको चाइना से, ये हार्ड कैश हो गया। 3 अरब डॉलर की ऑयल की डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी सऊदीया से मिली और 3 ही अरब की आपको मिली है UAE से और 4.5 अरब डॉलर आपको मिले हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कमोडिटी LCs के अगेंस्ट। तो 19 अरब डॉलर मिले, मगर उसमें से 6 से 8 अरब डॉलर तो ऐसे हैं जो शोकेस हैं, उस पर आप इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे मगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये आपका टॉप अप बैलेंस है। और उनकी भी मेरा ख्याल है यही मंशा होगी हमारे जो फ्रेंड्स हैं कि आप IMF के पास जाएं और IMF के प्रोग्राम में जाके आप अपनी मुआशी इस्लाहात करें। मुआशी इस्लाहात से उनका मतलब ये है कि जो सब्सिडीज़ आप दे रहे हैं अपने बिजनेसेस को उसको ख़त्म करें। मैं ये वार्न कर सकता हूँ कि अगर इस किस्म की कोई सब्सिडीज़ को ख़त्म किया गया बिल्कुल इस तरीके से जैसे ऑफ एंड आप करना चाहते हैं और जो IMF की रेसिपी है हमारे पास, तो मेरा ख्याल है मुआशी बहरान में इजाफा होगा और ये मेरा ख्याल है सख्त फैसला होगा। यानी प्लानिंग अगर ये इस ट्रैक पर प्लानिंग हो रही है तो ये आपको दुरुस्त नहीं लग रही है। अशफाक उल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त वजह से आपको शुक्रिया करना पड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात आपने की कि 2021 तक आपको लग रहा है कि 168 तक डॉलर चला जाएगा। अल्लाह रहम करे मुल्क की मईशत पर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ आज इस्लामी कैलीग्राफर सोनिया से। सोशल मीडिया पर इनकी जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई तस्वीर जिसमें कौमी तराना भी दर्ज है काफ़ी मकबूल हो गई है। सोशल मीडिया के तवस्सुत से ही उन्हें वज़ीर आज़म ने मुलाकात की दरख्वास्त की वज़ीर आज़म से, जिसे कबूल कर लिया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान से इस मुलाकात के लिए सोनिया खुसूसी तौर पर कतर से पाकिस्तान आई हैं। इस बारे में बात करने के लिए सोनिया साथ ही मौजूद हैं। सोनिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये फ़न पारा बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और वज़ीर आज़म से मुलाकात कैसी रही आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि हम बहुत बड़े फ़ैन थे क्रिकेट के, तो ऑब्वियसली वहाँ से लास्ट सर्च कर रहे थे कि कब हमने वर्ल्ड कप विन किया था। तो तब मैं छोटी थी,
तो तब पता चला कि वो इमरान खान साहब ने 1992 में, तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हो गए। जैसे हम मैच्योर हुए 17-18 ईयर्स ओल्ड, फिर हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हो गए। इतनी उम्मीदें लेते थे जब भी वो बैठते थे सीट के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाते थे। जब वो फाइनली विन हो गए, जैसे पूरे यूके में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हम सब बहुत खुशी लोगों ने बाहर स्ट्रीट्स में जाके बनाई। तो मेरा था कि जब भी मैं उनको मिलूँगी मैं ना उनके लिए कोई यूनिक सा तोहफ़ा बनाऊँगी, क्योंकि वो उनके पास तो सब कुछ है। तो जब वो कतर में आए, हम कतर में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, मैं मेरे हस्बैंड, तो मैंने जल्दी से कोई आइडिया ऐसे सोचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी मेरा पैशन है, तो आर्ट भी मेरा पैशन है। तो वहाँ से फिर के आइडिया आया कि मैं ना पोर्ट्रेट बनाती हूँ उनका कैलीग्राफी में, जैसे यूनिक होगा और कौमी तराना, क्योंकि वो पाकिस्तान में चेंज लेके आ रहे हैं होपफुली। बिल्कुल, आपका यूनिक आइडिया और वो क्लिक भी कर गया। मुलाकात जब हुई है खान साहब से, उस मुलाकात का अहवाल भी बताइए। और पाकिस्तान में और कौन किसकी फ़ैन है आप, किससे मिलने की मज़ीद ख्वाहिश है आपकी? पाकिस्तान में मैं काफ़ी लोगों की फ़ैन हूँ, कई रोल मॉडल्स हैं। जैसे वो, मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में। तो जैसे आधे लेट हो गए, जैसे डॉक्टर इल्हाम इकबाल के हम फ़ैन हैं, कायदे आज़म के भी बहुत फ़ैन हैं। पर उधर साइड जो लोग जिंदा हैं, जैसे आबिदा परवीन खानम, उनके भी हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। नुसरत अली खान, जैसे कवालियों में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। सोनिया, जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए एक यूनिक आइडिया आपके जहन में आया और वो क्लिक भी कर गया, तो यकीनन आपके जहन में मजीद आइडियाज़ आबिदा परवीन साहिबा के लिए और मजीद जिन लोगों के आप फ़ैन हैं उनके लिए आएगा, और आप यकीनन फिर कुछ नया बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने कुछ काम किया और वो क्लिक भी कर गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने